हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम कक्षा 10 का एक लेसन केंद्र सरकार है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसका एक अंग है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसे हमने पढ़ा था कि सरकार है, उसके 3 पार्ट हमने पढ़े थे। नंबर 1 व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये तो अपने को उसके बाद डिस्कस करेंगे। आज जो अपने को डिस्कस करना है कार्यपालिका के बारे में। आज अपने को क्या पढ़ना है? कार्यपालिका के बारे में वो पढ़ना है। और व्यवस्थापिका हमें पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो आपने नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियो वो देख सकते हैं। आज अपने को क्या पढ़ना है? कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका है, उसका जिक्र अनुच्छेद 53 में किया गया है। कार्यपालिका का जो जिक्र हो गया अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है वो कार्यपालिका से संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 है वो बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित है वो अनुच्छेद 52 है। यानी उसमें बताया गया है कि जो समस्त जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो क्या है? राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका वो औपचारिक है वो, यानी क्या होगा? औपचारिक रूप से, यानी अवास्तविक कह सकते हो, औपचारिक प्रधान होगा। यानी राष्ट्रपति है वो क्या है? इसका औपचारिक प्रधान होता है। और इसके जो पदाधिकारी यानी इसके जो अंदर जो निश्चय यानी जो काम करेंगे, जो इसके अधीनस्थ कर्मचारी कह सकते हो, वो क्या है? इसके नीचे काम करेंगे। और इसमें वो कौन कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे, यानी इसके जो अधीनस्थ जो पदाधिकारी है उसमें कौन कौन आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे जैसे कार्यपालिका, इसके जो अधीनस्थ कर्मचारी उसमें क्या है? जैसे उपराष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, प्रधानमंत्री आ गया और मंत्री परिषद आ गया, और भारत का जो महान्यायवादी है, और जो क्या है? भारत का महान्यायवादी क्यों? क्या इसके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी उसमें सम्मिलित होते हैं। महान्यायवादी क्या होता है बच्चों? महान्यायवादी होता है जो भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी आप कह सकते हो। यानी जो सबसे बड़ा भारत का कानून अधिकारी वो क्या है? महान्यायवादी है। इसे सबसे ज्यादा कानून, यानी अब अपने को क्या पढ़ना है? अब अपने को इसके आगे यानी क्या है? सरकार के 3 अंग हमने पढ़े थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का जिक्र है वो तो हमें कार्यपालिका पढ़ना है। कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित है। और क्या है? राष्ट्रपति को इसका औपचारिक प्रधान माना जाता है। और जो इसमें इसके जो पदाधिकारी जो अधीनस्थ कर्मचारी वो कह सकते हो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी वो इसमें सम्मिलित होता है। इससे ये तो इसकी मुख्य बातें हैं कार्यपालिका की। अब अपने को कार्यपालिका में जो आपके दिया हुआ है कक्षा 10 में वो क्या है? वो है बच्चों राष्ट्रपति। क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का जिक्र है वो किया है। राष्ट्रपति की योग्यताएं देखनी है अपने को, राष्ट्रपति से संबंधित है उसकी जो बातें हैं वो डिस्कस करनी है। वही आपके दिया हुआ है। कब 1-2 नंबर का क्वेश्चन से पूछ लेता है। राष्ट्रपति जैसे पहले जिक्र किया, इसका अनुच्छेद तो क्या होगा? 52। अनुच्छेद कितना होता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद होगा इसका 52। अब क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं देखो।
राष्ट्रपति। इसकी योग्यताएं क्या क्या होगी? तो इसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या है कि इसकी योग्यता में जैसे सबसे पहले 10th क्लास के बच्चे हैं जिनको तो वो सारी चीजें लिखनी होती है, यानी क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। और जो इसकी 3 नंबर की जो योग्यता है वो होती है, जैसे क्या है वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया, ये तो जो क्या है मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले जो वीडियो में कि ये तो तीनों समान रूप से सभी में होती है, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हम लोग पढ़े, ये तीनों तो इसमें सब में सेम होगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत है और वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। इसकी जो मुख्य विशेषता है जो योग्यता है वो क्या है, उम्र की होती है। इसकी उम्र है वो क्या होगी, 35 वर्ष होती है। उम्र कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। ये 4 योग्यताएं हैं। इसके अलावा एक योग्यता है वो और अपने को देखनी है, ये योग्यताएं तो सेम है। इसके अलावा एक योग्यता और क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है उसके पास क्या है, उसके पास 50 प्रस्तावक, 50 तो क्या है प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक सदस्य, 50 अनुमोदक सदस्य प्लस 15,000 रुपए की क्या है राशि होनी चाहिए। क्या बच्चों, ये थोड़ी सी क्या है किताब में नहीं, थोड़ा सा अलग मैंने बताया कि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50 और 15,000 रुपए की उसके पास क्या होनी चाहिए, राशि होनी चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्य क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो क्या है, जब उनकी योग्यताएं निर्धारित की जाती है तो उससे क्या है लिखित में और कुछ जो मौखिक रूप से लिए जाते हैं। तो 50 सदस्य लिखित के और 50 जो अनुमोदक सदस्य यानी जो क्या है मौखिक रूप से होते हैं, और उनके पास 15,000 रुपए की राशि होनी चाहिए। राशि भी ज्यादा नहीं है, आप सोच रहे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए राशि भी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है जब उनके 1/6 कुल मतों का 1/6 अगर उनके प्राप्त नहीं होगा तो ये राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। यानी जब्त का मतलब हो गया उसके क्या है, फिर ये कह दो कि उसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। अब अपने को क्या है, यानी कौन कौन सी होगी, भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, और उसकी उम्र क्या है 35 वर्ष होनी चाहिए, और जो इसके प्रस्तावक सदस्य वो क्या है 50 होनी चाहिए, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की उसके पास क्या होनी चाहिए, राशि होनी चाहिए। ये योग्यताएं है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं इनकी जो यानी राष्ट्रपति है उसकी योग्यता के बाद इनका चुनाव कैसा होता है, निर्वाचन प्रणाली जिसको कह सकते हैं, इसका चुनाव, इनका क्या है चुनाव देखते हैं। चुनाव है बच्चों, चुनाव क्या है आपको एक लाइन याद रखनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है।
तो किस पद्धति के आधार पे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये लाइन आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, थोड़ी सी अलग टाइप की पद्धति होती है, ठीक है, थोड़ी सी अलग टाइप की पद्धति होती है। इसका जो सामान्य जो चुनाव है इससे थोड़ा अलग होता है। इसमें जो वोट डालने वाले जातीय सदस्य उन सभी से सम्मिलित होता है। ये क्या है, जो इसका जिक्र हम यहां नहीं करें क्योंकि एक हार्ड प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बाद चुनाव हो गया। अब क्या इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेंगे, यानी भाग लेने वाले सदस्य हैं वो कौन है? चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, भाग कौन कौन से सदस्य लेंगे? जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे क्या है, हमने शुरुआत में पढ़ा था संसद के 2 सदन पढ़े थे। एक तो पढ़ा था लोकसभा, एक तो क्या पढ़ा था? लोकसभा। दूसरा पढ़ा था राज्यसभा। और आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे विधानमंडल। आगे वाले जो इससे आगे वाला लेसन उसमें पढ़ेंगे विधानमंडल। उसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं आते, लेकिन चलो मैं लिख ही देता हूं। परिषद, यानी इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? इसमें एक तो लेगा लोकसभा, यानी लोकसभा के जितने सदस्य होंगे, लोकसभा प्लस में राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस विधानसभा प्लस में और कौन से सदस्य भाग लेंगे? विधानसभा प्लस दिल्ली और जो पांडिचेरी है उनके सदस्य। दिल्ली उनको क्या है 70वें संविधान संशोधन के, यानी इनको क्या है यहां लिख देता हूं 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ये भी ध्यान रखना, ये कंपटीशन में पूछ लेता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें क्या है सम्मिलित कर लिया गया। तो ये क्या है, ये पूछेगा लोग जो चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दो ये दिल्ली और पांडिचेरी जो सदस्य है उनके क्या 70वें संविधान संशोधन यानी 1992 में इनको जोड़ दिया गया। तो ये क्या इसके चुनाव में भाग लेते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी, यानी क्या 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको जोड़ दिया गया। अब क्या है, ये इनके चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य हो गए। उनके बाद है अपने को देखना है, जैसे इन्होंने सदस्य इन्होंने चुनाव में भाग लिया, उस होने के बाद क्या है शपथ। उनको क्या है शपथ कौन दिलाएगा? यानी शपथ कौन दिलाता है? शपथ वही दिलाता है जो बड़ा होता है। तो इससे बड़ा कौन है? कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शपथ। उसके बाद कार्यकाल, उसके बाद क्या आ जाता है? कार्यकाल आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? कार्यकाल। यानी इनका कार्यकाल है वो कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक। कार्यकाल कितना होगा? यानी 5 वर्ष तक वो काम। यदि कार्यकाल हो गया, कार्यकाल के बाद अपने को क्या पढ़ना है? त्याग पत्र। क्या पढ़ना है? त्याग पत्र। तो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को दे देगा। उपराष्ट्रपति क्या है? इसकी सूचना तुरंत किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो ये क्या है? इससे सम्मिलित है। यानी शपथ हो गया सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो दिलाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति है उसको दे देगा। कौन? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित बातें थी। अब एक चीज और देख लेते हैं, महाभियोग। क्या? महाभियोग। यानी महाभियोग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है महाभियोग भी। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महाभियोग क्या है? यानी महाभियोग है बच्चों, वो है महाभियोग। महाभियोग यानी सबसे पहले तो आपको क्या है? महाभियोग का अनुच्छेद देखना है। अनुच्छेद कितना होगा? 61। महाभियोग का अनुच्छेद कितना होगा? 61। अब ये क्या है? महाभियोग है क्या? क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए महाभियोग क्या है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले इसका अनुच्छेद लिखोगे 61। क्या है? 61। उसके बाद लिखोगे महाभियोग है वो क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया यानी महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 61। अब इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि महाभियोग कैसे लाया जाता है, किनके द्वारा लाया जाता है। जैसे पढ़े 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। यानी क्या है? ये लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन उसके क्या है? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बावजूद। अगर किसी सदस्य को लगता है कि राष्ट्रपति को के खिलाफ महाभियोग लाना है तो उसके जो कितने उन सदस्यों में से अगर इस सदन में लाया जाए, नहीं राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर हस्ताक्षर हुए होने चाहिए। जो प्रस्ताव यानी महाभियोग का प्रस्ताव है वो लाया जा रहा है, उस महाभियोग के प्रस्ताव के 1/4 सदस्यों। उनके बाद वो सदन में अगर लाता है तो सदन में लाने के कितने दिन बाद? 14 दिन बाद। कितने दिन बाद बच्चों? 14 दिन बाद उस पर क्या है? सुनवाई होगी। 14 दिन बाद क्या है? उस पर सुनवाई है वो होगी। अगर इस सदन में लाए गए 14 दिन बाद इसमें सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या है? वह जो प्रस्ताव है वो वैलिड हो, यानी जो महाभियोग का प्रस्ताव है वैलिड हो, यानी जिन सदस्य ने लाया और वो सही है, तो फिर वो क्या है? आगे भेजेंगे। आगे भेजने के बाद यानी दूसरे सदन में, आगे कहा? दूसरे सदन में। और उस वक्त क्या है? वो 2/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। यानी अगर ये सही है तो उनके क्या है? 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके दूसरे सदन में भेजेंगे। और दूसरे सदन में भेजने के बाद दूसरा जो सदन है वो क्या है? या तो इसकी स्वयं जांच करेगा या कोई क्या है? कमेटी गठित कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई कमेटी गठित है वो कर सकता है। वो कमेटी जांच करेगी कि ये वैलिड है या नहीं, यानी जो महाभियोग लाया गया वो महाभियोग सही है या नहीं। अगर वह महाभियोग कमेटी उसको सही साबित कर दे, उसको कह दे हाँ ये महाभियोग लाया गया उचित है, तो क्या है? वहीं भी क्या है? 2/3 सदस्यों द्वारा 2/3
सदस्यों द्वारा इसे क्या है 2/3 सदस्यों द्वारा इसे क्या कर दिया जाएगा, हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और राष्ट्रपति को उस पद से क्या है पदच्युत यानी उसे क्या है हटाया हुआ माना जाएगा। तो ये क्या है महाभियोग की प्रोसेस होती है बच्चों। मेरे हिसाब से समझ में आ गए, यानी क्या है अनुच्छेद 61 ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित अपना। अब अपने को राष्ट्रपति की शक्तियां है वो आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक समझ आ गया, अगर नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देखें और वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट पे जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।